So now, after discussing the current account, we are going to start with the capital account. ध्यान से देखिए, अब हम कैपिटल अकाउंट जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओ बाप रे, तो ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा छोटा बनाना है, यहां तक ठीक है। चलो बड़े रिलैक्स होके बैठ जाओ, मैं आपको पूरा कैपिटल अकाउंट अब समझाऊंगा अच्छे से एकदम। कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखना बेटा, वही चीजें हैं। यहां पर हमारा क्रेडिट साइड, इसको हमने लिखा डेबिट साइड, इसको हमने लिखा यहां पर बैलेंस। ध्यान से देखिए बेटा, एक एक चीज, दो आइटम्स वहां आ चुकी थी, तीसरे से हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोरो करते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज से लोन मांगने चले जाते हैं, लोन दे दो भाई, लोन दे दो, बहुत जरूरी है। अब अगर हम फॉरेन कंट्रीज से लोन ले रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। लोन ले रहे हो भाई फॉरेन से, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। मतलब अगर हम बोरोइंग्स कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ठीक है बेटा। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी चलो ले लेते हैं। सपोज हम लोग उधार दे रहे हैं, हम लोग, वी इंडियंस आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फॉरेनर्स। सो इफ वी इंडियंस आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फॉरेनर्स, वो इंडियन रुपी में तो लेंगे नहीं, डॉलर मांगेंगे कि डॉलर में लोन दो। अब अगर हम उन्हें डॉलरों में लोन देंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, किस साइड आएगा, डेबिट साइड। तो अगर हमने लैंडिंग्स करी हैं, उधार दिया है, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, उसको हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। और जो यहां था बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, और ये क्या है, लैंडिंग्स टू अब्रॉड। तो यहां क्या बचा बेटा, क्रेडिट माइनस डेबिट, बोरोइंग माइनस लैंडिंग्स, नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। क्या बचा बेटा, नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। बात समझ में आई, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या है सर, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर विदेशी लोग, अमेरिकन, यूके बेस्ड लोग, कनाडा बेस्ड लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें, यहां मॉल्स बनाए बड़े बड़े, यहां की कंपनियों में पैसा लगाएं, मेरी कंपनी में पैसा लगाएं, सर अपनी कंपनी में पैसा लगवा रहे हो। अगर ये बड़े बड़ी फॉरेनर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस जो फॉरेन कंट्रीज में स्टेब्लिश हैं, वो इंडिया में आकर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां आके अपने मॉल्स, प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इनफ्लो होगा, क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। बट अगर हम इंडियंस जाकर यूएसए में, यूके में, जापान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। भाई जापान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या इंडियन रुपी लेके जाओगे, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वहां की करेंसी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आरबीआई से परचेज करके लेके जाओगे ना। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है, कम, आउटफ्लो हो रहा है, देश से जा रहा है। तो अगर हम लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका नेट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, नेट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये आपके पास आ गया, ठीक है बेटा। अब अच्छा, फिफ्थ चीज कौन सी है, फिफ्थ है बेटा डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
सर ये क्या है डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, समझाओ चलो, ध्यान से देखना बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सबसे पहले ये होते क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? आरबीआई हर समय अपने पास एक स्टॉक मेंटेन रखता है, एक मिनिमम वैल्यू हर समय अपने पास मेंटेन करके चलता है, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, गोल्ड की, या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्या बोला मैंने? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आरबीआई के पास हर समय एक मिनिमम स्टॉक रहता है, किसका? या तो फॉरेन एक्सचेंज का, फुल फॉर्म में लिख देता हूं इस बार में, फॉरेन एक्सचेंज का, गोल्ड का, या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स मेंटेन्ड बाय द आरबीआई। ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज तो सर हमें पता है, गोल्ड भी हमने सुना हुआ है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं बेटा? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं? इट्स अ करेंसी issued by IMF for international transactions। मतलब सर ये क्या होता है? ध्यान से सुनो, बताता हूं मैं आपको, अच्छे से समझाऊंगा। सपोज आपको पता है इंटरनेशनल करेंसी इज द डॉलर। डॉलर से आप किसी भी देश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बट सपोज कंट्री में डॉलर की कमी चल रही है, तो उस समय अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ ह्यूज ट्रेड करना है, एक अच्छे वॉल्यूम का ट्रेड करना है, तो आईएमएफ ने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है? आप आईएमएफ को अपनी करेंसी, अपने देश की करेंसी डिपॉजिट करवा दो। जैसे इंडिया में सपोज डॉलर की कमी हो गई, तो हमने इंडियन रुपी जो है वो आईएमएफ पे डिपॉजिट करवा दिए, और वहां से हमें एक करेंसी मिली जिसको हमने बोला स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है। उससे हम फिर कोई भी किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से परचेजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी एक तरह से डॉलर का ही काम करती है, बट इट्स अ करेंसी इशूड बाय आईएमएफ फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो इनका एक मिनिमम स्टॉक हर समय आरबीआई मेंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ध्यान से समझना। सपोज बेटा, ध्यान से समझिए, मैंने बोला डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान से समझिए, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। आप इसे फॉरेन एक्सचेंज से ही समझना, तभी आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, अब आप समझोगे सारा फॉरेन एक्सचेंज से। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब सपोज मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रही थी। ठीक है। तो आरबीआई, मैंने आपको बताया था, आरबीआई स्टार्ट्स सेलिंग द foreign exchange to maintain balance in demand and supply। आरबीआई ने क्या किया बेटा? आरबीआई ने अपने पास से निकालकर फॉरेन एक्सचेंज बेचना शुरू कर दिया, ताकि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस मेंटेन रहे। क्योंकि डिमांड मार्केट में अचानक बढ़ने लग गई, तो आरबीआई ने अपने रिजर्व्स में से निकाल के उसे बेचना शुरू कर दिया। अब होगा क्या? ध्यान से समझना। रिजर्व्स ऑफ आरबीआई कम हो रहे हैं, हाँ या ना? क्योंकि अगर आरबीआई अपने पास से निकाल के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेच रहा है, तो रिजर्व्स ऑफ आरबीआई क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। बट एज ए पार्ट ऑफ दैट, मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज जो है, इसका इनफ्लो बढ़ गया। मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ गया। ध्यान से समझो, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? आराम से एकदम रिलैक्स हो जाओ। डिमांड, सपोज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई, ये मैंने एज्यूम किया है। ठीक है बेटा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई, तो हुआ क्या? आरबीआई ने सेल करना शुरू कर दिया फॉरेन एक्सचेंज। किस लिए? टू मेंटेन द बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। जब आरबीआई अपने रिजर्व्स में से बेटा सेल करेगा, तो आरबीआई के जो रिजर्व्स है वो कम होंगे। बट आरबीआई के रिजर्व कम होने की वजह से हो क्या रहा है? वो रिजर्व क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि वो सेल कर रहा है। मतलब मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ गया, और इनफ्लो बढ़ गया तो वो बेटा किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। बड़े आराम से, अगर समझ में नहीं आया पॉज करके इसे दोबारा देख लो,
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो गई, ठीक है, तो टू मेंटेन द बैलेंस आरबीआई स्टार्ट्स बाइंग, आरबीआई ने बाय करना शुरू कर दिया, बाइंग द डॉलर्स, आरबीआई ने खरीदने शुरू कर दी। अब इससे होगा क्या, इससे आरबीआई के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आरबीआई के रिजर्व्स बढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आरबीआई बाय कर रहा है तो मार्केट से क्या हो रहा है बेटा, मार्केट से हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, क्योंकि आरबीआई खरीद रहा है ना, आरबीआई ये मार्केट है, मैं आरबीआई हूं, मैंने देखा डिमांड कम हो रही है, मैं गया मेरे को चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, अब मैं ले रहा हूं, तो मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है और किसके पास आ रहा है, आरबीआई के पास, आरबीआई के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बट मार्केट से क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो होता है तो किस साइड, डेबिट साइड, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड, मैंने आपको वो रीजनिंग बता दी। यहां क्या बचा बेटा, नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यही बचा। अब ध्यान से देखिए, बस हो गया सारा, तो इस साइड का टोटल आप करेंगे, यह आ जाएगा टोटल कैपिटल रिसीट्स, इस साइड का टोटल करेंगे टोटल कैपिटल पेमेंट्स, और यहां आपने देखा आ गया नेट कैपिटल रिसीट्स, नेट कैपिटल रिसीट्स आपके पास यहां पर आ गए। अब ध्यान से समझना एक एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, बी केयरफुल। ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो पॉज करके फटाफट कर लो। चलिए आइए, एक बात बताओ बेटा, आप लोगों से लोन लो, अपना सोचना जरा, हम लोगों, मैं या आप, हम लोगों से लोन लें ये अच्छा है या लोगों को लोन दे ये अच्छा है? सर लोन दे अच्छा है, लेना बेकार बात है। अच्छा एक बात बताओ, कोई हमारे घर में आकर ईंट पत्थर लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, ये अच्छा है, या हम दूसरों के घरों में इन्वेस्टमेंट करें ये अच्छा है? सर हम दूसरों के घरों में करें तो ज्यादा अच्छा है, कोई हमारे घर में करेगा तो अच्छा नहीं लगता ज्यादा। तो बेटा यही बात है, ध्यान से समझो। कैपिटल अकाउंट में अगर पॉजिटिव बैलेंस आया, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आया, पॉजिटिव बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस आया मतलब कि क्रेडिट साइड, मतलब करंट अकाउंट की, सॉरी कैपिटल अकाउंट की जो रिसीट्स है वो ज्यादा है कैपिटल अकाउंट के पेमेंट से, यही मतलब हुआ ना, रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट्स कम है। और रिसीट्स में देखो क्या है, बोरो करना, बोरो करना मतलब बोरोइंग ज्यादा करी है, उधार ज्यादा लिया और दिया कम है। हमारे घर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, हमने दूसरों के घरों में कम इन्वेस्टमेंट करी है। मतलब समझ रहे हो कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो ये अच्छी बात नहीं है। नेट असेट पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी हैज डिक्लाइंड, हमारी नेट असेट पोजीशन डिक्लाइन हुई है, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस का मतलब कैपिटल अकाउंट में क्या है
कि हमने बोरो ज्यादा किया है, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू हमने जो दूसरों को लोन दिया या दूसरी कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट करी। बट नेगेटिव बैलेंस अगर है, क्या है, नेगेटिव बैलेंस, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में जो रिसीट्स हैं वो कम है, बट कैपिटल अकाउंट में जो पेमेंट्स हैं वो ज्यादा है। कैपिटल अकाउंट में जो पेमेंट्स हैं वो ज्यादा है, मतलब हमने उधार ज्यादा बांटा, लिया कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी, करवाई कम। मतलब समझ रहे हो इंटेलिजेंटो? इसका मतलब है सर नेट असेट पोजीशन, नेट असेट पोजीशन ऑफ इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड। हमारी नेट असेट पोजीशन जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, वो डिक्रीज नहीं हुई। ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है बेटा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस होता है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुए हैं, मतलब हमारी पोजीशन सुधरी है। नेगेटिव मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा हुए हैं, मतलब हमारी सिचुएशन बेकार हुई है। कैपिटल अकाउंट बेटा वाइसा वर्सा होता है, पॉजिटिव बैलेंस मतलब हमने बोरोइंग्स ज्यादा करी हैं, हमारी नेट एसेट पोजीशन घटी है। और अगर नेगेटिव है मतलब हमने उधार ज्यादा बांटा है, बोरोइंग्स कम करी हैं, नेट एसेट पोजीशन इंप्रूव हुई है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स लिखने हैं करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कैपिटल अकाउंट में। सेकंड पॉइंट आपका यही बनेगा कि पॉजिटिव बैलेंस का मतलब करंट अकाउंट में होता है नेट एसेट पोजीशन बढ़ी है, जबकि कैपिटल अकाउंट में मतलब होता है नेट एसेट पोजीशन डिक्रीज हुई है। फिर नेगेटिव बैलेंस का मतलब करंट अकाउंट में होता है नेट एसेट पोजीशन डिक्रीज हुई है, जबकि कैपिटल अकाउंट में मतलब होता है नेट एसेट पोजीशन इंक्रीज हुई है। ये आपको पॉइंट्स उसके अंदर हाईलाइट करके आने हैं। और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। कंपोनेंट्स अगर आपसे पूछे जाते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो ये आप पूरा एज इट इज उस वहां पर बनाकर आ जाएंगे। सो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा जो कैपिटल अकाउंट है ये क्लियर हुआ होगा कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, दोनों के कंपोनेंट्स क्या है, और दोनों के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो क्या है। ये सारे के सामने हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में अब डिस्कस कर लिए हैं।